हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक नया टॉपिक जो कि है मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। राइट, अब तक हमें पता है एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि हमें एटम्स पता है कि क्या क्या कौन कौन से एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या हैं आपके एटम्स हैं। तो एटम्स के जो नाम हैं उनको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। राइट, कि इतने सारे एटम्स होते हैं तो उनके नाम को कैसे याद रखें। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि हम किसी शॉर्ट वे में जो है इन एटम्स के नाम को याद रख सकें। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई नई चीज़ की बात होती थी तो सबसे आगे कौन होते थे, कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो थे जॉन डाल्टन, जो सबसे आगे होते थे। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम उन एलिमेंट्स को किसी सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, किसी सिंबल से उसको याद रखने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो उन्होंने क्या तरीका सजेस्ट किया हमें। डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ अ सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन द शॉर्ट वे। तो ये जॉन डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए थे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। राइट, तो उन्होंने ऐसे ऐसे सिंबल्स बना दिए थे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या किया था, ऐसे सर्कल के अंदर उन्होंने एक डॉट बोला था कि ये सिंबल है हाइड्रोजन का। लेकिन ये खाली सर्कल ही क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऐसे गोल शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे सर्कल सा लिया और बीच में डॉट लगा दिया तो उसको बोल दिया कि हाइड्रोजन का सिंबल है। ऐसे कार्बन का बीच में ग्रे कर दिया तो बोला कार्बन है। ऑक्सीजन के बीच में कुछ नहीं करा उन्होंने, ऐसे खाली छोड़ दिया तो बोला ऑक्सीजन का है। सल्फर में ऐसे प्लस, कॉपर का सी, आयरन का आई, लेड का एल, ऐसे करके है ना उन्होंने सिंबल बना दिए। ये जो जॉन डाल्टन का जो आइडिया था ये सबको ओके लगा कि हाँ हम ऐसा सिंबल बना देते हैं। लेकिन उनको ये वाले जो उन्होंने सिंबल्स बोले थे कि हम ऐसे ऐसे सिंबल्स बना देते हैं, ये आइडिया अदर साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया था, क्योंकि ऐसे याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। राइट, फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, वो है बर्ज़िलियस। वो क्या सजेस्ट करते हैं दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी नेम्ड फ्रॉम द वन और द टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। वो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स के जो फर्स्ट और सेकेंड जो लेटर हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या लिया, एच लिया, तो उसका सिंबल क्या बना दिया उन्होंने, एच। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लेटर का हम यूज करेंगे एज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि एलिमेंट का फर्स्ट या फिर सेकंड लेटर जो होगा वो ही उसका सिंबल होगा। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज द कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर एज द स्मॉलेस्ट लेटर। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हम एच बोलते हैं तो एच जो होता है वो कैपिटल में होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एच कैपिटल, एल जो लेते हैं हम वो स्मॉल में लेते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर लेते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते उसके अंदर कि ए भी बड़ा, ए भी कैपिटल और एल भी कैपिटल, नहीं, ये तरीका गलत है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, कोबाल्ट सी कैपिटल, ओ जो है वो स्मॉल है। हम ऐसे नहीं लेंगे कि सी भी बड़ा कैपिटल और ओ भी कैपिटल, नहीं, ये तरीका आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लिख रखा है मैंने IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्ड नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड सिंबल। ये जो था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या करते थे, ये नेम ऑफ द एलिमेंट्स के जितने भी नाम इंट्रोड्यूस होते थे और सिंबल्स, उनके सिंबल्स को क्या करते थे, वो अप्रूव करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि पहला और सेकेंड अल्फ़ाबेट लेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट या फिर सेकंड लेटर को हम लेंगे एज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। लेकिन बोला गया है फर्स्ट तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सेकंड भी लो, आप थर्ड भी ले सकते हो। राइट, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन में क्या आता है, स्टार्टिंग में CH आता है, लेकिन हमने क्या लिया, थर्ड लेटर लिया, Cl लिया एज अ क्लोरीन में। ठीक है, ये कैपिटल, ये छोटा आपका L।
तो आप ऐसे भी ले सकते हो। जिंक में क्या है, हम फर्स्ट लेते हैं और थर्ड अल्फ़ाबेट लेते हैं, थर्ड लेटर लेते हैं, ठीक है, एज अ ZN उसे सिंबल मानते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इसमें। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन, ग्रीक एंड ग्रीक वर्ड्स जो होते हैं, किसी भी हमारे इंग्लिश नेम के जो लैटिन नेम होते हैं उनसे भी आप सिंबल बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में 4 लिख रखे हैं आपके। सोडियम का जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम, तो उसका सिंबल क्या है, Na। ऐसे ही पोटेशियम का क्या है, K। कॉपर का है Cu। आयरन का है Fe, ठीक है। ऐसे लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, ये था आपका सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, कि जॉन डाल्टन के जो सिंबल्स का जो आइडिया था वो अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो एज अ सिंबल उन्हें सजेस्ट किया था ऐसे बना के, ठीक है, तो ये आइडिया साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया था। तो ब्राज़ीलियन ने क्या किया था, बर्जेलिस ने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड लेटर का हम एज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया था, और ये याद करने में भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। ये आसान तरीका है याद करने का कि हम एलिमेंट्स के नेम को ऐसे ऐसे करके याद रख सकें, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ छोटा सा टॉपिक था, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, अब आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी एटम का जो मास होगा आप उसको बोलोगे एटॉमिक मास। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एटॉमिक मास रेफर्स टू द मास ऑफ एन एटम। एटम का जो मास होता है उसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास। आपको पता है किसी भी एटम का जो मास होता है वो होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये तो याद रखने में बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसे हम इसे याद तो रख नहीं सकते क्योंकि हर एक अलग अलग एटम का अलग अलग मास होगा, तो ऐसे याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है ना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट द मास ऑफ एन एटम सिंस द साइज ऑफ द एटम इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉल। तो हर एक एटम का मास को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, राइट। Therefore, scientists started evaluating the mass of the atom by comparing it with the mass of the standard atom. Scientists ने क्या स्टार्ट कर दिया कि अगर हमें एटम के मास को याद रखना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड एटम ले लेते हैं, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मास ऑफ एन एटम। जितने भी एटम्स होंगे उनके मास को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे उस स्टैंडर्ड एटम से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं, जैसे आपको पता है कि तराजू से सब्जियां वगैरह तोली जाती है ना, आपने वहाँ पे देखा होगा सब्ज़ी मंडी में अभी भी यूज़ होता है वो, राइट। अब तो वेटिंग मशीन्स वैसे यूज़ होती हैं कि हम वेटिंग मशीन पे कोई भी सामान रखते हैं, कोई भी फ्रूट वगैरह रखते हैं, तो वो बता देता है कि वो कितने केजी का हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आती थी वो तराजू मशीन, जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे होती है, ठीक है, दोनों साइड से ऐसी सेम सिमिलर होती है, ठीक है। मेरी ड्राइंग को इग्नोर करना, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते थे सब्जी वाले कि यहाँ पे एक बार रख देते थे, ये होती थी 1 kg की, ऐसे ऐसे बार रख दिया करते थे। अगर हमें 1 kg एप्पल्स चाहिए, अगर यहाँ पे हमें 1 kg एप्पल्स चाहिए तो क्या करते थे, एक बार को यहाँ पे रख दिया करते थे, जिससे अगर ये यहाँ पे जो नीडल होती थी अगर ये इक्वल आ जाती है तो दैट मीन्स कि एप्पल जो है वो आपके 1 kg हो गए हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एज अ इस बार की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड एटम को हम यूज़ कर रहे हैं। किसको यूज़ कर रहे हैं, एज अ स्टैंडर्ड एटम को हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम हर एक एटम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, राइट। इतना ये चीज़ क्लियर हो रही है। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये चीज़ सोचा कि हम किसी भी स्टैंडर्ड एटम को लेंगे, उससे आसानी होगी हम लोगों के लिए याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्लियर 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम was used as a standard for calculating the mass of the other element। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने ऑक्सीजन के एटम को एज अ स्टैंडर्ड एटम लिया, ठीक है। जो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो कितना होता है, वो होता है 16U आपका, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन के एटम को लिया एज अ स्टैंडर्ड एटम। तो फिर क्या होने लग गया कि अगर वो किसी एटम के साथ कंपेयर करते थे तो फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में ऐसे आते थे, ठीक है। उनके जो मास हैं एटम्स के वो ऐसे आते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें किसी अदर एटम को ट्राई करना होगा एज अ स्टैंडर्ड, अगर हमें कोई स्टैंडर्ड एटम लेना है तो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कार्बन का
12 लिया। अब कार्बन का 13 और 14 भी होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो उन्होंने क्या लिया, कार्बन का 12 लिया और उसको एज अ स्टैंडर्ड एटम जो है एज अ कैलकुलेट करने के लिए उसको यूज़ किया कार्बन 12 को। कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसका होता है 12 यू। अब या आप बोल सकते हो 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है। एटॉमिक्स जो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12 यू होता है। ठीक है, उन्होंने कार्बन के एटम को, एटॉमिक मास को उन्होंने यूज़ किया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर हम लेते हैं एक वाटरमेलन, ठीक है, अब वही हम सब्जी मंडी वाला ले रहे हैं कि अगर अब उसके पास बार नहीं है। अब आप ये सोचो कि उसके पास क्या है, सब्जी वाले के पास बार नहीं है। अब किसी को चाहिए 1 kg एप्पल चाहिए किसी को, ठीक है, किसी को 1 kg एप्पल चाहिए। तो उस सब्जी वाले को पता है कि मेरे पास जो वाटरमेलन है वो कितने का है, वो 3 kg का है। ठीक है, अगर किसी को 1 kg एप्पल चाहिए तो अगर हम इस वाटरमेलन के 3 पीसेस कर देते हैं तो ये आपका 1 kg का होगा, ये आपका 1 kg का होगा और ये भी आपका कितने का होगा, 1 kg का होगा। तो ये पूरा टोटल कितने का हो जाएगा, 3 kg का हो जाएगा। तो पता है अगर हम 3 पीसेस करके अगर मैं किसी तराजू में रख दूँ, किसी तराजू में 1 किलो एप्पल रख दूँ यहाँ पे और 1 किलो का यहाँ पे मैं वाटरमेलन के जो मैंने 1-1 किलो के 3 पीसेस किए हैं उसमें से एक पीस मैं यहाँ पर रख दूँ, एक पीसेस को मैं यहाँ पे रख दूँ और 1 kg रख दूँ, तो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्पल भी आपका 1 kg का हो गया है। सेम वही चीज़ हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड एटम हम उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं कि अगर मैं ये आपका कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो है, इस कार्बन के अगर मैं 12 पीसेस कर दूँ, अगर मैं इसके 12 पीसेस कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, अगर मैं इस कार्बन के 12 पीसेस कर दूँ तो एक जो होगा, एक एटम जो होगा 1 यू, मतलब एक एटम जो होगा वो आपके कितने के इक्वल होगा, वो 1/12 के इक्वल होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे वाटरमेलन में हम क्या लिखते हैं कि वाटरमेलन का जो एक किलो का है वो क्या है, वो 1/3 है, 1/3 पीस है किसका, पूरे वाटरमेलन का। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमें एक यू चाहिए, मतलब एक एटम का चाहिए, तो कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड एटम रख के हम क्या करेंगे, वो हो जाएगा आपका 1/12। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, थर्स वी कैन से दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, कि हम ये बोल सकते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1/12 जो आपका कार्बन का है उसके इक्वल होगी। इतना क्लियर है, ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 की। इतना क्लियर हो गया है आपको ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। और आप देख सकते हो क्लोरीन का होता है 35.5। तो ऐसा आप करके ये इन्हीं एलिमेंट्स को आपको सिर्फ याद करना है, आपको पूरे एलिमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 118 एलिमेंट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने एलिमेंट्स को याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है, ये था एटॉमिक मास कि एज अ स्टैंडर्ड आइटम हमने यूज़ किया है कार्बन 12 को, जिसकी जो वन एटॉमिक मास यूनिट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1/12 हमारा जो कार्बन का है, कार्बन 12 का जो मास है उसको हम एज अ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एटम के एग्जिस्टेंस की। एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री स्टेट में क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो उन्हें किसी दूसरे एटम के साथ क्या होना होगा, कंबाइन होना होगा, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली द एटम ऑफ द नोबल गैसेस, कुछ एटम्स जो हैं जिन्हें हम कहेंगे नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, केनॉन, रेडन, ये कुछ
अनरिएक्टिव एटम्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स एंड द आइकन्स। और जो अदर एटम्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं वो क्या करेंगे, वो किसी ना किसी एटम के साथ कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर आइकॉन्स बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है कि कुछ एटम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो नोबल गैसेस होती हैं, ये कुछ नोबल गैसेस आप याद कर लेना, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं। इतना क्लियर है। आपको एटॉमिक मास और एटम्स की जो एग्जिस्टेंस होती है, ये आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रैक्टिस पेपर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं मैथ्स का, जल्दी ही मैं इंग्लिश और साइंस के प्रैक्टिस पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक ना किया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।